हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये पूरा चैप्टर अलग से 11 क्लास में है स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से, और आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। बट एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड इस चैप्टर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स पर SN1 SN2 रिएक्शन सिलेबस में है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड पर SN1 और SN2 रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लास उनके लिए जिनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम ऑप्टिकली एक्टिव SN1 और SN2 ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड पर SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स क्या ना, और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर, ठीक, ये दोनों तो सेम होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस सेम क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? अलग अलग टाइप की होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, कन्फ्यूग्रेशन आइसोमेरिज्म होता है। तो मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो तो पार्ट अगर आपको इतना डिटेल पढ़ना है तो उस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, स्टीरियो केमिस्ट्री का, या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री का जो मेरा वीडियोस है उनको देखो। हम यहाँ बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो आपने 11 में पढ़ी थी, इक्लिप्स्ड, स्टगर्ड, स्क्यू, रोटेशनल आइसोमर, इनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल, ठीक है, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मर्स, ठीक है। ये 11 में आपको ध्यान आ गया, एल्केन में आपने पढ़ रखा है। फिर दूसरा था कन्फ्यूग्रेशन आइसोमेरिज्म। अब कन्फ्यूग्रेशन आइसोमेरिज्म, कन्फ्यूग्रेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन बोलते हैं ना, उसी तरह से कन्फ्यूग्रेशन आइसोमेरिज्म। तो कन्फ्यूग्रेशन आइसोमेरिज्म में फिर वापस दो पार्ट आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें अपन सिस ट्रांस डिस्कस करते थे, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें डेक्स्ट्रो लिगो आएगा। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थे, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं उनका डिटेल नहीं देख रहा हूं, या अपन उसकी डिटेल नहीं देख रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहले एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं 2 ब्यूटीन की बात कर रहा हूं।
ब्यूटीन की। ठीक है, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8। तो ये तो हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका आईपीसी नेम हो गया ब्यूटूइन। अब इसके दो आइसोमर बनते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। तो दो स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं देखो, क्योंकि एल्कीन, ये इसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है और एल्कीन फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, ये इसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। तो जो एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। अब आप इसमें इन दोनों में हम अरेंजमेंट, अब क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। तो यहां पर CH3 CH3H CH3 CH3H। तो इसमें क्या है देखो, जो ये मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक, ये हाइड्रोजन एटम है, ये तो सब, ये ग्रुप, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ब्लैक वाला, और ये इसके एटम्स और ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है। तो आप देखो यहां पर इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस में। यहां देखा जाए तो दोनों मिथाइल इन अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है क्योंकि बाई बॉन्ड इस पे sp2 कार्बन, यानी sp2 और sp कार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि उस पे पाई बॉन्ड होता है। तो ये दोनों मिथाइल एक ही साइड में, और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में, और यहाँ ये दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड में और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में। तो इस आइसोमर को हम बोलते हैं सिस। सिस कब बोला जाएगा बेटा, जब सेम ग्रुप सेम साइड लाई करते हो। तो सिस, ये हो गया सिस ब्यूटूइन, और यहां सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है। तो इसके स्ट्रक्चर से ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या है। तो इन दोनों को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ये दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। ये दोनों के दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। अब अगर इन दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में देखो, इसका नाम भी क्या है, अगर मैं इसका नाम बोलूं तो क्या है, ब्यूटूइन। इसका नाम क्या है, ब्यूटूइन, यही है। अगर मैं इसका, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो C4H8। इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये रहा। तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ब्यूटूइन, ये रहा ब्यूटूइन। पर स्पेस में जो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन है, इनका दोनों में अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहां पर देख लो तो दोनों मिथाइल एक ही तरफ है और दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है। तो ये हो जाएगा सिस ब्यूटूइन, और इसमें ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ये रहा और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा। इसीलिए हम स्टीरियो आइसोमरिज्म का जो डेफिनेशन देते हैं वो ये देते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स आर दोस, ठीक है, which have same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atom or group in space. तो सिस और ट्रांस एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं।
और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और तो हमने ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्लियर करते हुए, बेटा मैंने आपको ये क्लियर किया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और वो भी केवल बेसिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। खाली 1 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, वो भी डिटेल में नहीं देखनी है हमको। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस क्लास में उतनी ही पढ़ेंगे जितना हमारे को इस चैप्टर में काम आएगी। अब हमने जैसे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की, तो ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। ये भी किसका ही पार्ट है बेटा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी है ना डेफिनेशन यही है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, है और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब मैं ये क्लियर कर दूं, सिस और ट्रांस जो थे, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, ये जो दो हमने आइसोमर्स देखे थे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इन दोनों के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, ऑप्टिकल आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी यहां पर सिमिलरिटीज और ज्यादा बढ़ गई। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो ये था कि उनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, इन दोनों की सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। पर जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल यानी इनके उन दोनों आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे, उन दोनों आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, उन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होंगे, डेंसिटी सेम होगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी किसी भी रिएजेंट के टूवर्ड्स वो सेम स्पीड से रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, कि जैसे दोनों एक्वस केओस से सेम स्पीड से रिएक्शन करेंगे, एक्वस केओस से दोनों एक ही तरह की रिएक्शन शो करेंगे, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनका मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह से एक्ट करता है। अब इसमें हम नहीं जाएंगे, ये तो क्या बायोलॉजी की बात है, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि अगर हम दो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने इनहेल किए, खाए, ठीक है, तो वो स्टोमक में जाके जब वो डाइजेस्ट होंगे और हमारी बॉडी के अंदर दोनों का अलग अलग एक्शन होगा, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर उसका अलग अलग एक्शन होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम केमिस्ट्री के हिसाब से यही तक है। अगर इसमें एक एडिशन पॉइंट जोड़ दें तो डिफरेंट दो चीजें होती है जो हम अब डिस्कस करेंगे। एक तो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनका लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्शन अलग अलग होता है, वो हम बायोलॉजी का पॉइंट है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो मेन चीज जो हम इस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, इनका प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स इनका एक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं
कि जब किसी मॉलिक्यूल को हम, कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है जो सपोज करो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स रेस्पॉन्स अलग अलग होता है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, आप फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ लेंगे, हमको उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब आपको अगर ये मालूम नहीं है कि व्हाट इज ऑप्टिकल व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप परेशान मत हो। हमारे को अगर इसका कंसेप्ट आता है या नहीं आता है, उससे हमारे चैप्टर पे और अपने क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी आप ये मत सोचो कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये जैसे कोई ऑर्डिक और इनऑर्डिक का सैंपल है, आपको ध्यान हो तो हमने जिन स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखा है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो ये जो है, ये अगर इस सॉल्यूशन से हम ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है, ये हमारे पास ये मार्कर नहीं है, लाइट सोर्स है जिससे प्लेन पोलराइज लाइट निकल रही है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट इस ऑर्डिक या इनऑर्डिक सैंपल में से पास हो गई। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्डिक और इनऑर्डिक दोनों तरह के मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो जब ये इसमें से पास हो गई, और जब पास होने के बाद जो हमको रिजल्टेंट लाइट मिली वो भी उसी लाइन पर मिली जिस लाइन पे थी, यानी ये ब्लू लाइन स्ट्रेट लाइन है देखो, और ये प्लेन पोलराइज लाइट है, तो यानी ये लाइट अंदर जाके डेविएट नहीं हुई, तो हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये अंदर जाने के बाद अपनी मीन पोजीशन से डेविएट हो जाए, ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो अपनी मीन पोजीशन से डेविएट हो जाए, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऑब्जर्व फिनोमेना है, ठीक है, यानी उसको लैब में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं उसको पोलरियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलरियोमीटर। जैसे हम किसी बैटरी का पोटेंशियल मेजर करते हैं तो लैब के अंदर पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, अपन करते हैं ना, पोटेंशियोमीटर से लैब में पढ़ा है, आपके 11th की लैब में पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, वोल्ट मीटर पढ़ा है, एमीटर पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एमीटर से करंट, और वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर से हम वोल्टेज, व्हीटस्टोन ब्रिज से कंडक्टिविटी, ठीक है, और किसी तराजू से किसी चीज का मास, ठीक है, वेइंग मशीन से किसी चीज का वेट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पोलरियोमीटर से हम किसी ऑर्डिक या इनऑर्डिक मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, नंबर 1, और अगर वो एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी का लेवल क्या है, ठीक है, एक्टिविटी का मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन ये जो पोलरियोमीटर है ये हमारी लैब में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है इसका। जबकि आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां लैब में पोलरियोमीटर भी पढ़ा रहता है। एनीवे, अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, तो जब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए तो भी हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर आपका अच्छा कंसेप्ट क्लियर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो आप इस वीडियो को नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें केवल बेसिक इस चैप्टर के अंदर पहले मैं आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये तो जा रहा है क्लॉकवाइज, ये देखो ये घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर वो क्लॉकवाइज डेविएशन है और
रोटेशन है, तो हम इस तरह के आइसोमर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं, और इसको हम डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। कौन सा रोटेशन हो गया इसका? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब इसमें से पास हुई तो अपनी मीन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई, तब हम इसको लिवो लिवो रोटेटरी, और इसको हम स्मॉल एल और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया व्हाट यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर मैं बोलूं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका मतलब जब उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी, इसका मतलब जब उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? जब उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो वो लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी। ये हम पोलरोमीटर में ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? पोलरोमीटर में पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में एक इस तरह से एक ट्यूब होती है ग्लास की, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो ट्यूब बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे वो ट्यूब ये पोलरोमीटर में पर्टिकुलर प्लेस पे ये ट्यूब पड़ी, ग्लास ट्यूब, हम इसको बाहर निकाल देते हैं वॉश करके, और इसमें जिस भी ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल या इनऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल का सैंपल का सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिसकी हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी, और उसको वापस पोलरोमीटर में इंसर्ट कर दिया। या स्विच होता है, स्विच ऑन करते हैं तो इधर एक क्लॉक लगी हुई रहती है, जैसे एक तरह से एक मीटर लगा रहता है, जैसे क्लॉक के अंदर निडल लगी रहती है, तो उसमें वो निडल लगी रहती है। तो उस निडल के रोटेशन, वो निडल का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज रोटेटरी है, और निडल का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मेरे कहने का मतलब, आप इसको कंफ्यूज मत करो कि सर पोलरोमीटर तो देखा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सीधा हमारे को ये है कि पोलरोमीटर के अंदर, पोलरोमीटर का वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा बना रहता है, उसके अंदर बिल्कुल निडल लगी रहती है, जो इस तरह से होती है, एक गोल इस तरह से होता है। जैसे आप देखते हो ना, वोल्ट मीटर में भी निडल लगी रहती है, और एमीटर में भी लगी रहती है, वोल्ट मीटर में या ये, तो ये इस तरह से वो निडल रोटेट करती है। अब उसमें भी क्या होती है, निडल बिल्कुल सेंटर में खड़ी रहती है, ठीक है। अगर वो निडल एंटी क्लॉकवाइज चली जाए, ठीक है, अगर वो निडल क्लॉकवाइज चली जाए तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो मीन पोजीशन से निडल एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है तो हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव वही होंगे जिनमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है, तो वो रोटेट करते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से क्या हुआ हमारे पास, अब अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो दो तरह का आइसोमर्स होगा, आइसोमेरिज्म होगी। एक तो डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लिवो होगा। एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लिवो होगा। जैसे सिस और ट्रांस दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर है, उसी तरह से यहाँ डेक्स्ट्रो और लिवो दो डिफरेंट आइसोमर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह के मॉलिक्यूल शो करते हैं? क्या हम देखकर बता सकते हैं? क्या हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यस, हम किसी भी मॉलिक्यूल को बिल्कुल देखकर बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, अब वो ऑप्टिकली एक्टिव जो है, हम किसी भी मॉलिक्यूल को बिल्कुल देखकर ये बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इज इट क्लियर? बट हम ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है कि रोटेट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी। ये हमेशा ध्यान देना, बार बार कह रहा हूं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हम किसी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या है,
जब तक कि कोई हिंट या मैकेनिज्म नहीं गिवन हो। इसी तरह से किसी भी कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल को देख के बताया जा सकता है, लेकिन वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लिवो रोटेटरी होगा, ये तो पोलरोमीटर में ही लैब में जाके ही मालूम पड़ेगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये देख के बता दें कि ये सारे मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले, ये सारे मॉलिक्यूल लिवो रोटेटरी वाले। तो इसलिए हम बोलते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिवो रोटेशन ऑब्जर्व रही है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने क्या कहा, हम सिंगल कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर 1 कार्बन, 2 कार्बन, मोर देन 2 कार्बन के कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी दोस मॉलिक्यूल विच हैव 1 chiral कार्बन, 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन। अब क्वेश्चन आ गया कि मैंने नाम ले लिया चिरल कार्बन और कुछ इसको चायरल कार्बन, चिरल कार्बन भी बोलते हैं, पर जैसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसी तरह से ये कायरल है या चिरल कार्बन है, चिरल कार्बन। और चिरल कार्बन का दूसरा नाम है अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनमें चिरल कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, यहां पर भी कंडीशन लगा दी। पर ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें एक चिरल कार्बन है बेटा, 1 चिरल कार्बन है, 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन है, वो हमेशा एक ही चिरल कार्बन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें एक चिरल कार्बन है, ओनली 1 चिरल कार्बन, ओनली 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन। These molecules are always show optical activity। इसका मतलब हमारे को सबसे पहले चिरल कार्बन समझना पड़ेगा। तो चिरल कार्बन वो होता है, अनसिमेट्रिकल कार्बन वो होता है जिस कार्बन एक टेट्राहेड्रल कार्बन, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, टेट्राहेड्रल कार्बन पर जब 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एटम और ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे यहां W, X, Y, Z, तो ये कार्बन चिरल कार्बन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चिरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन को अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें चिरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, आप पूरा मॉलिक्यूल अच्छे से देखें और उस मॉलिक्यूल को देखने के बाद अगर उसमें आपको कोई कार्बन ऐसा दिख रहा है जिस कार्बन की चारों वैलेंसी, जिस टेट्राहेड्रल sp3 कार्बन की, जिस टेट्राहेड्रल sp3 कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो उस कार्बन को हम चिरल कार्बन बोलेंगे। और दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह के मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, दीज आर ऑलवेज शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या शो करेंगे, ऑलवेज शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हमेशा क्या शो करेंगे, ऑलवेज शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। यानी इसके अब ये इसका मतलब जब ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो इनके 2 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा डेक्स्ट्रो और दूसरा बनेगा लिवो। डेक्स्ट्रो को हम कैसे डेक्स्ट्रो को इससे भी डिनोट करते हैं प्लस और माइनस से, ठीक है, या तो प्लस लिखेंगे या L लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। अब जो डेक्स्ट्रो लिवो मैं बना के बता रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो ये हमारे पास अभी
दो ध्यान देना बेटा, ये दो टेट्राहेड्रल कार्बन है, यहां W लगा हुआ है, यहां X लगा हुआ है, यहां Y है और यहां Z है। हमेशा ध्यान रखो जिनमें सिंगल कैरियल कार्बन है वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। हाँ, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 और मोर देन 2 कैरियल कार्बन है, यानी 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कार्बन है जिनकी 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप से बॉन्डेड है, सेटिस्फाइड है, तब उस केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, अभी हमको उसमें नहीं जाना है। पहले 1 कार्बन वाला तो सीख ले बेटा हम, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी का ही मिरर इमेज, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक नहीं है बेटा, अलग अलग है। आप देखो जिस तरह से सिस ब्यूटूइन और सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन, सिस और ट्रांस दो अलग अलग, सिस और ट्रांस दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, उसी तरह से ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कन्फिग्रेशन स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। आपको पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है। तो इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा। तो क्या होता है, जैसे सिस और ट्रांस होते हैं वैसे ही डेक्स्ट्रो और लिवो होते हैं। सिस में क्या होता है, दोनों सेम ग्रुप एक तरफ लाई करते हैं, ट्रांस में सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं। तो डेक्स्ट्रो और लिवो में क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लिवो में दोनों कन्फिग्रेशन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, किसी भी बोर्ड बुक में दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की बुक हो, ये दोनों हाथ बता रखे हैं उसमें। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड, ये मैंने देखो, जैसे ये और ये दोनों पास पास में लिखे हैं, तो इसी तरह से आप ये देख लो, जैसे मैंने ये दोनों पास पास में लिखे हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये देखो आप, ठीक है। तो ये दोनों देख लो बेटा, ये दोनों, इज इट क्लियर? अब आप यूं थोड़ी बोलोगे सर ये तो एक ही हाथ है, नहीं दो है, ये रहा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। इसी तरह से ये दो है, 1 2, जैसे ये 1 और ये 2, ठीक है। ये वाला जैसे समझ गए आप, ठीक है ना, जैसे ये यूं है, अब यूं देखो बेटा, ये एक है ये दूसरा है, इसी तरह से ये एक है ये दूसरा है। अब ये दोनों है, अब ये आप क्या बोलोगे, ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक जैसे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हैंड एक जैसे नहीं है, क्योंकि थंब की पोजीशन डिफरेंट है, थंब की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंट कन्फिग्रेशन है, जैसे ये एक कन्फिग्रेशन हुआ तो ये दोनों, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे इनको पास पास में रख के, तो दोनों हैंड में डिफरेंस है। जैसे मेरी दोनों आई बिल्कुल एक जैसी है, आइडेंटिकल है, दोनों आई में कोई फर्क नहीं। मेरी ये आंख निकाल के और ये आंख निकाल के रखूं तो दोनों बिल्कुल आई बिल्कुल एक जैसी है, बट मेरे दोनों हैंड एक जैसे नहीं है, कन्फिग्रेशन वाइज, अरेंजमेंट वाइज, थंब का अरेंजमेंट डिफरेंट है। या थंब देखो, यहाँ पर थंब कहाँ है, इस हैंड के हिसाब से देखो थंब इधर है, यानी लेफ्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो थंब है वो कहाँ है, राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये राइट है ना। तो यहाँ इस हैंड में थंब कहाँ है, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर मेरा ये थंब है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये थंब की पोजीशन डिफरेंट है, एक में थंब राइट में है और दूसरे में थंब लेफ्ट पर है। तो इसी तरह से यहाँ पर x राइट में है और यहाँ x लेफ्ट में है, यहाँ x राइट में है, यहाँ x लेफ्ट में है। तो ये दो अलग अलग हो गए, जैसे दो अलग अलग हैंड हो गई है। तो अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिग्रेशन है। यानी अगर मैं
इसकी मिरर इमेज बनाऊं, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं, इसके सामने मिरर लगा दिया, इसके सामने मिरर लगा के मैं यूं देख रहा हूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये है और इसके सामने क्या पड़ा है? इसके सामने मिरर पड़ा हुआ है। सपोज करो ये मिरर है, ये मिरर है और ये हैंड है, तो इस मिरर के अंदर ये हैंड कैसा दिखेगा? इस मिरर में ये हैंड ऐसा दिखेगा। और इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, यानी इस हैंड की बात करूं, तो इस हैंड के सामने यहां मिरर लगा दिया मैंने, ये रहा। अब मैं यहां मिरर में देख रहा हूं तो मुझे कैसे दिख रहा है? ये ऐसा दिखेगा इस मिरर के अंदर। तो जब लेफ्ट हैंड को मैं मिरर में देखूंगा तो वो राइट हैंड जैसा दिखेगा, और राइट हैंड को जब मिरर इमेज में देखूंगा तो लेफ्ट हैंड जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन है। उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन है। जैसे यहां थंब राइट में है, यहां एक्स राइट में है। जैसे यहां थंब लेफ्ट में है तो यहां एक्स लेफ्ट में है। तो ये दोनों अलग अलग है, जैसे ये दोनों हाथ अलग अलग है। बुक में भी यही एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसमें से हम, अच्छा अब दूसरा, ये दोनों मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। ये दोनों मिरर इमेज जो हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? सुपर इंपोज नहीं करेंगे। सुपर इंपोज का मतलब क्या हुआ? सुपर इंपोज का मतलब ये होता है, जैसे मैं, ये दोनों हैंड, अब ये दो अलग अलग हैंड है, इसको लिया और इसको सुपर इंपोज करने का मतलब, इसको, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने पड़े, इसको थोड़ा सा आगे लाया और यूं कर दिया। तो देखो बच्चों, अब ये एक दूसरे को सुपर इंपोज थोड़ी कर रहे हैं, दोनों थंब दिख रहे हैं। हाँ, हो सकता है, जैसे एक समझाने के लिए बात बता रहा हूं, फिंगर्स, ये आगे वाली फिंगर्स ने पीछे वाली फिंगर्स को छुपा दिया है, लेकिन थंब ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ये देखो, ये एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोजेबल है। सुपर इंपोजेबल तो तब बोलेंगे, सुपर इंपोजेबल तो तब बोलेंगे जब बिल्कुल वो एक दूसरे को सेम ग्रुप, यानी जैसे मैं इसको ऊपर लाऊं, ठीक है, तो x के आगे x आ जाए, y के आगे y आ गई, z के आगे z आ जाए, तब हम बोलेंगे सुपर इंपोज। यानी ये जब सुपर इंपोज कब होगा? जब हम इस हर फिंगर, जैसे ये वाली फिंगर है तो इसके पीछे ये वाली फिंगर आनी चाहिए, ये वाली फिंगर है तो इसके पीछे ये वाली फिंगर आनी चाहिए, ये वाली फिंगर है तो ये वाली फिंगर आनी चाहिए, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, ये लास्ट वाली, ये वाली दोनों फिंगर, और थंब के आगे थंब नहीं है। ये दोनों हैंड एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। सुपर इंपोज करने का मतलब आगे वाला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, आगे वाला ग्रुप और पीछे वाला ग्रुप सेम होना चाहिए। यानी जैसे मैंने इसको उठाया, ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसको यहां से इस तरह से उठा दिया। अब जैसे मैंने यहां से इसको उठा दिया तो ये सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सुपर इंपोज? क्योंकि देखो, जब मैं इसको यहां से उठाया मैंने और यहां पर ले आया, तो यहां पर ले आऊंगा तो ये जब मैं यहां से यहां लेके आऊंगा तो क्या होगा? जब मैं इसको यहां से यहां लेके आऊंगा तो W के आगे W तो होगा, लेकिन Z के आगे क्या होगा? देखो, मैं एक मिनट समझाने के लिए एक एग्जांपल बना देता हूं, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो एक मिनट, एक सेकेंड। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, वैसे तो बहुत जनों को समझ में आ गया है, लेकिन अगर किसी को फिर भी डाउट आ रहा है तो अब देखो, ये तो ये है बेटा, ठीक है, ये वाला ये रहा, ये दोनों अब आपको समझ में आ गए। अब मैंने क्या किया बेटा? इसको उठाया और इसको सुपर इंपोज किया। जब मैंने इसको सुपर इंपोज किया इसके ऊपर, तो ये देखो, ये होता है सुपर इंपोज। तो देखो, W के आगे W है, देखो W के आगे W है, यानी W एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहा है। यस, ये देखो, X के आगे Z है और इधर Z, ये देखो, इधर ये Z है और Z के आगे X है। तो देखो, ये वाला, इसको मैंने यहाँ सुपर इंपोज किया। समझ में आ गया सुपर इंपोज? आई थिंक जिनको समझ में नहीं आया था उसको अब अच्छे से समझ में आ गया। ये दो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं,
इन दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन है। ये जैसे राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड है, इसमें x इधर है और इसमें x इधर है। इधर ये राइट साइड में x लगा हुआ है और इधर ये लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करते हैं, तो सुपर इंपोज करने का मतलब मैंने यहां से उठाया और इसको ऊपर सुपर इंपोज कर दिया। अब मैंने देखा क्या जेड का, अब अगर इस जेड के पीछे जेड निकल जाए, अगर इस जेड के पीछे जेड निकल जाए, इस वाई के पीछे वाई निकल जाए और एक्स के पीछे एक्स निकल जाए और डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू निकल जाए, तो हम बोलेंगे सुपर इंपोज हो गया। हम बोलेंगे सुपर इंपोज हो गया। अगर इस W के पीछे W निकल जाए, Z के पीछे Z निकल जाए, Y के पीछे Y निकल जाए, X के पीछे X निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? सुपर इंपोज हो गया। देखें, W के पीछे W निकल गया, यानी ये सुपर इंपोज हो रहा है W। Z के पीछे क्या निकला? X, यानी सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। X के पीछे क्या निकला? Z, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा। Y के पीछे Y है, तो सुपर इंपोज नहीं हुआ। सुपर इंपोज तो तब होगा जब W के पीछे W निकल जाए, Z के पीछे Z निकल जाए, Y के पीछे Y निकल जाए, X। अगर एक भी एटम के पीछे दूसरा आइटम है, जैसे यहाँ W के पीछे W है, Y के पीछे Y है, लेकिन Z के पीछे X है और X के पीछे Z है, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ। सुपर इंपोजेबल तब होता है जब Z के पीछे भी Z निकल जाता है और X के पीछे भी Z निकलता, तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा डेक्स्ट्रो, अगर ये मेरा डेक्स्ट्रो आइसोमर है, अगर मेरा ये डेक्स्ट्रो आइसोमर है, तो ये लिवो आइसोमर हो गया। ये लिवो आइसोमर हो गया। अगर बोल दिया, क्यों अगर बोला? इसीलिए क्योंकि मुझे क्या मालूम कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लिवो है। ठीक है, मुझे क्या मालूम? अब बोलोगे सर आपको नहीं मालूम, तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ना मुझे मालूम पड़ेगा ना आपको पड़ेगा। अगर पता करना है तो लैब की तरफ चलते हैं, पोलरोमीटर उठाते हैं, डाल के देख लेते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, डेक्स्ट्रो और लिवो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है। डेक्स्ट्रो और लिवो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है। तो अगर इसीलिए है ना, जनरली हम बोल देते हैं ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो। अगर इधर लिवो लिख दिया तो इधर डेक्स्ट्रो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लिवो होगा। तो डेक्स्ट्रो लिवो दो डिफरेंट कन्फिगरेशन हैं। डेक्स्ट्रो और लिवो दो डिफरेंट कन्फिगरेशन हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सिस और ट्रांस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, वहां तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई थे। सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन दो डिफरेंट कन्फिगरेशन थे, दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स थे, दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। ठीक है ना? तो ये भी दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कौन से स्टीरियो आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सिस और ट्रांस दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी कौन से आएगा? कौन से का मतलब समझ गए? जैसे सिस और ट्रांस टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर। यस, आपसे पूछेगा सर, आपने पूछा सर कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से डेक्स्ट्रो और लिवो भी दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कौन से? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो एक इनमें से सपोज करो मैंने जो अजम्पशन ले लिया उसी को मान के चलते हैं, तो इसको डेक्स्ट्रो ले लिया। इसका मतलब मैं जब इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डालूंगा, इसको जब मैं प्लेन पोलरोमीटर में डाल के ऑब्जर्व करूंगा, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब इसमें से पास होगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। वो किस में रोटेट हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। और जब मैं इस मॉलिक्यूल को उठाऊंगा, इस मॉलिक्यूल को उठाकर और किस में डाल दिया? इस मॉलिक्यूल को उठाकर किस में डाल दिया मैंने? प्लेन पोलरोमीटर में डाल दिया, तो क्या ऑब्जर्व करूंगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और वहां पर रीडिंग भी आती है। बेटा आपने पढ़ा होगा कभी बायोमोलिक्यूल और इधर पढ़ेंगे +52 का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ रोटेशन प्लस, यानी वो जो मीन पोजीशन से रोटेट हुई ना, तो +52 का मतलब
प्लस 50, सपोज करो यहाँ लिखा होगा प्लस 52 डिग्री, तो यहाँ लिखा यहाँ मिल जाएगा माइनस 52 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि प्लस 52 डिग्री का मतलब हुआ कि वो क्लॉकवाइज रोटेटरी है और एंगल ऑफ रोटेशन 52 डिग्री है। माइनस 52 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है और एंगल ऑफ रोटेशन 52 है। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 50 ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन 52 है तो इसका भी 52 होगा, दोनों का सेम होगा। यूं नहीं है कि ये तो 52 हो जाए नहीं ये 45 हो जाए, ये 52 हो जाए नहीं ये 78 हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों के एंगल ऑफ रोटेशन सेम होंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। क्लॉकवाइज है तो आगे प्लस लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस लगाएंगे। ऐसा आप बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज सब जानते हो, ग्लूकोज भी एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज को पोलरियोमीटर में डालते हैं तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 52 या फिर माइनस 52 आता है। यानी ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी दो अलग अलग प्रकार का होता है, दो अलग अलग टाइप का होता है। तो मेरे हिसाब से अब आप है ना ये क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स क्या है और किरल कार्बन क्या है, अनसिमेट्रिकल कार्बन क्या है। अब मैं इसमें ना आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, रीजन मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अगर मैं पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करूं तो ये अपने आप में एक चैप्टर है बेटा, यानी कम से कम 5 to 6 क्लास चलता है, ठीक है ना। लेकिन इतना अगर आपको माइंड में सेट है तो इनफ है, आपको इस चैप्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अभी छोटी 2-4 चीजें और बतानी है, रिटेंशन, इन्वर्शन और एसेमाइजेशन, ठीक है ना। तो 1 किरल कार्बन वाली ही हम बात कर रहे हैं, हम 1 किरल कार्बन वाली ही बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 1 किरल कार्बन होगा, 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर एक से ज्यादा है तो वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ये जानने के लिए आपको मेरे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री व्हेन मोर देन 1 किरल कार्बन, ठीक है। अभी हम 1 किरल कार्बन, क्योंकि बोर्ड में 1 किरल कार्बन से ऊपर नहीं आता है, इवन देन नीट और जेई में भी 1 किरल कार्बन से ऊपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी के लिए 2-3 कार्बन का पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टफ वो भी नहीं है। वहां एक नया कंसेप्ट आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कंसेप्ट से जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को आगे डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले कंसेप्ट से चलते हैं, वो एडवांस कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ा रखा है, लेकिन अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं आपको कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि हमारे चैप्टर में आज जितना पढ़ाया एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के लिए इनफ है इतना। अब ध्यान दो, अब क्या होता है रेसनिक मिक्सचर क्या होता है। देखो, रेसनिक मिक्सचर ये होता है कि जैसे मेरे पास 2 आइसोमर हैं, सपोज करो, चलो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। CH3 ये है हमारे पास 2-क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज द 2-क्लोरो-ब्यूटेन, दिस इज 2-क्लोरो-ब्यूटेन, इज इट, ये है 2-क्लोरो-ब्यूटेन बेटा, क्या है ये 2-क्लोरो-ब्यूटेन। देखो इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन है, आप खुद ही देखो। मैं पूछता हूं बच्चों को इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन है तो बोलते हैं नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं उसका रीजन बता रहा हूं। जबकि ये वाला कार्बन जो है, दिस रेड कार्बन इज किरल कार्बन, क्योंकि आप देखो अगर मैं इस 2-क्लोरो-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2-क्लोरो-ब्यूटेन की ये 4 वैलेंसी, ये वाला जो कार्बन है इसको मैंने रेड कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं जिस पे स्टार लग रहा है, ठीक, और बुक में भी स्टार लगा के बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पर एक तो H लगा हुआ है, दूसरा Cl लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक C2H5। हम इस, तो ये देखो आप यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया बेटा कि ये दोनों, तो यहां पर जो है ये आ गया WXYZ कुछ भी बोलो, ठीक है ना। यानी इस कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो 2-क्लोरो-ब्यूटेन इज द फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव
एल्काइल हैलाइड, यानी ऑप्टिकली फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड ये हो गया। देखो हम अगर बात करें CH3Cl की, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इस कार्बन पे 3 तो हाइड्रोजन आ गए, खत्म। अगर मैं बात करूं CH3 CH2Cl तो भी नहीं है, क्योंकि आप देख लो एक Cl है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, ठीक है। तो न 1 कार्बन पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, न 2 कार्बन पे होगा, और अगर मैं 3 कार्बन ले लूं तो 3 कार्बन में भी एक CH3 होगा बेटा, तो भी ये भी नहीं होगा। यानी मेथ ए प्रो यहां वाले मेथ से मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड, कोई भी प्रोपाइल क्लोराइड हो, प्रोपाइल क्लोराइड 2 तरह का होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लेकिन ये है, अगर इसका कॉमन नाम ले लूं तो ये एस ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एस ब्यूटाइल क्लोराइड इज द फर्स्ट मेंबर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हेलोजन का है, एल्काइल हैलाइड्स की बात चल रही है। अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास वापस इसके दो कन्फिगरेशन मिल जाएंगे। जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करूं मैं, ठीक, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करूंगा मैं, तो जैसे ये हो गया, या H या CH3 या C2H5 और या Cl, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन है, दोनों एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पॉसिबल कर रहे हैं। वैसे मैं इसको उठा के यहां रखूंगा, जब इसको उठा के यहां रखूंगा तो CH3 के आगे H होगा और H के आगे CH3 होगा, क्योंकि ये यूं आ रहा है, देखो, ठीक, ये ब्लैक वाला मार्कर हाइड्रोजन है और ये ब्लू वाला मार्कर इथाइल है, तो ये आ गया। तो देखो ये रहा इथाइल, तो हाइड्रोजन के आगे इथाइल है और इथाइल के आगे हाइड्रोजन है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये इसके 2 आइसोमर मिल जाएंगे, एक को मैं डेक्स्ट्रो बोलूंगा, दूसरे को मैं लिवो बोलूंगा, और इसमें एक किरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है। अब अगर मेरे पास डेक्स्ट्रो प्योर है, मेरे पास एक सैंपल है उसमें केवल डेक्स्ट्रो आइसोमर है, ओके, मेरे पास दूसरा सैंपल है जिसमें एस ब्यूटाइल क्लोराइड का प्योर लिवो रोटेटरी है, तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर। ऑप्टिकली प्योर का मतलब ये होता है, ऑप्टिकली प्योर, अब क्या टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑप्टिकली प्योर का मतलब ये होता है उस सारे सैंपल में या तो सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे डेक्स्ट्रो आइसोमर्स हैं, या फिर सारे लिवो आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकली इम्प्योर तो दोनों का मिक्सचर है, यानी कुछ डेक्स्ट्रो है कुछ लिवो है। सपोज करो कुछ मेरे पास एक सैंपल है उसमें 75% डेक्स्ट्रो पड़ा है और 25% लिवो पड़ा है, मिक्सचर है। तो जब वो मिक्सचर होगा तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इम्प्योर, और ऑप्टिकली इम्प्योर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। तो जो रेसेमिक मिक्सचर होता है उसमें दोनों ही होते हैं। अब ये रेसेमिक मिक्सचर वापस 2 तरह का होता है, एक पार्शियल रेसेमिक मिक्सचर, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, आगे मैंने स्लाइड डिस्प्ले करूंगा जिसमें थ्योरी लिखी हुई है, वो बाद में पोस्ट करके रीड करके नोट्स बना लेना। अभी पूरा ध्यान दो पढ़ने में, सुनने में, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर वापस 2 तरह का होता है, पार्शियल रेसेमिक मिक्सचर और कंप्लीट। पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, कंप्लीट समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली पार्शियल समझ जाओगे। कंप्लीट रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है, कंप्लीट रेसेमिक मिक्सचर थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, वो फिर नीचे चले जाएंगे तो दिखेगा नहीं। कंप्लीट रेसेमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो होता है और 50% लिवो होता है, यानी दोनों आधे आधे होते हैं।
और जब ये 50-50% नहीं हो, एक 55 हो दूसरा 45 हो, एक 51 हो दूसरा 49 हो, एक 30 हो दूसरा 70 हो, एक 80 हो दूसरा 20 हो, कुछ भी हो पर 50-50 नहीं हो तो उसको बोलेंगे पार्शियल रेसोनेंट मिक्सचर। और अगर एग्जैक्ट 50-50 है, मेरे पास एक सैंपल है जिसमें 1000 मॉलिक्यूल ये हैं और 1000 मॉलिक्यूल ये हैं, तो कंप्लीट रेसोनेंट मिक्सचर हो गया, दोनों का 50-50। और जब कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें 50% डेक्स्ट्रो है और 50% लिवो है, तो उसमें 50% मॉलिक्यूल उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे और 50% मॉलिक्यूल उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो अगर मेरे पास एक ये एक मिक्सचर है, समझना, ये एक सॉल्यूशन है, ये पूरा मेरे पास सॉल्यूशन है बेटा। इस सॉल्यूशन में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों भरा पड़ा है। एस ब्यूटाइल क्लोराइड का डेक्स्ट्रो आइसोमर भी है, लिवो आइसोमर भी है। डेक्स्ट्रो आइसोमर भी है और लिवो आइसोमर भी है। ये डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों भरा पड़ा है इसमें, दोनों है, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें, और लेकिन 50% ये है और 50% ये है, तो मैं बोलूंगा इसको कंप्लीट रेसोनिक मिक्सचर। क्या बोलूंगा इसको? कंप्लीट रेसोनिक मिक्सचर। अब इसमें क्या होगा, 50% मॉलिक्यूल, अब ये है प्लेन पोलराइज लाइट, ये है मेरी प्लेन पोलराइज लाइट, ये है मेरी प्लेन पोलराइज लाइट जो पोलरोमीटर में है। कोई मतलब नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कहां काम आई नहीं आई। लेकिन आपको बता दूं, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में प्लेन पोलराइज लाइट का पूरा कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, पढ़ लिया है तो जानते हो, नहीं तो बाद में पढ़ लोगे। तो देखो, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक। अब प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से पास होगी तो 50% मॉलिक्यूल इसको क्लॉकवाइज की तरफ खींचेंगे, 50% मॉलिक्यूल इसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ खींचेंगे। तो ये जब लाइट जाएगी तो ये पता चलेगा सीधी की सीधी निकल गई। इनके आपसी झगड़े की वजह से ये सीधी की सीधी निकल गई, कहीं डेविएशन नहीं आया। और ठीक है, कहीं डेविएशन नहीं आया, सीधी स्ट्रेट निकल गई। रीजन, 50% ने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स दिया रोटेट करने के लिए और 50% ने नेगेटिव डायरेक्शन में दिया, यानी 50% जोर लगा रहे हैं उसको क्लॉकवाइज भेजने के लिए, 50% मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को फोर्स लगा रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ, और 50% मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजने के लिए। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, नेट कुछ नहीं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन हो गया। ध्यान देना, दिस इज इन, तो हमेशा कंप्लीट रेसोनिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रेसोनिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट रेसोनिक मिक्सचर का मतलब ये होता है बेटा कि उसके अंदर 50-50 है और वो उसकी प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, न तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, नहीं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर अंदर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन दोनों का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर मान लो क्या होता, अगर मान लो ये होता, ये 60% होता और ये 40% होता, तो हम बोलते हैं ये पार्शियल रेसोनिक मिक्सचर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो लाइट है इसमें 60% मॉलिक्यूल तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और 40% एंटी क्लॉक में, तो 20% एक्स्ट्रा फोर्स रह जाएगा, क्योंकि 60% है। तो जैसे ये 100 मॉलिक्यूल है, ये 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 100 मॉलिक्यूल है तो 40 मॉलिक्यूल इसके 40 मॉलिक्यूल के फोर्स को तो कैंसिल कर देंगे, तो भी 20 तो रह जाएगा, यानी सीधी बात है 40 को 40 इस
इसका जो 40% है वो इसके 40% को न्यूट्रलाइज करेगा। इसके जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 में से क्या होगा, इसका 40 मॉलिक्यूल्स इसके 40 मॉलिक्यूल्स को तो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसके 40 मॉलिक्यूल्स इसके 40 मॉलिक्यूल्स को तो रोक लेंगे, लेकिन फिर भी इसके 20%, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो आना चाहिए उतना नहीं आके मीन पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20% एक्स्ट्रा आ जाएगा। छोड़ो परसेंटेज, बाद में जाए परसेंटेज, मैं इसको कंफ्यूज क्यों करूं, सीधा है 40 है ये 60 है, ठीक है, तो 40 को ही रोक पाएगा, यानी ये इसको पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा, ये डोमिनेट कर रहा है, यानी यहाँ डेक्स्ट्रो थोड़ा ज्यादा है लिवो से, तो यहां पर हमको एंगल ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा, एंगल ऑफ रोटेशन कौन सा मिलेगा, एंगल ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन उतना नहीं जितना प्योर का मिलता है, उसका 20% ही मिलेगा, क्योंकि 40 मॉलिक्यूल ने 40 मॉलिक्यूल को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर उल्टा होता, ये 40% होता और ये 60% होता, तो क्या हो जाता, इसका 40% इसके 40% को न्यूट्रलाइज करता, वापस वही बात आ जाती, यहां डेक्स्ट्रो से ज्यादा लिवो है, तो एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्शियल रेसेमिक मिक्सचर जो होता है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, प्योर के कंपैरिजन में तो कम होगी, जैसे मैंने आपको यहां समझा दिया। अगर उसमें डेक्स्ट्रो ज्यादा है लिवो से, इस सॉल्यूशन में अगर डेक्स्ट्रो ज्यादा है लिवो से, ठीक है ना, अगर डेक्स्ट्रो ज्यादा है लिवो से, तब तो क्या हो जाएगा, हल्का सा क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, ठीक है, और अगर डेक्स्ट्रो कम है और लिवो ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हल्का सा क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लिवो रोटेशन। आगे मेरी बात समझ में। और अगर ये प्योर हैं, अगर ये अपनी अपनी जगह दोनों प्योर हैं, ठीक है, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों प्योर हैं, ये अपना अलग, ये अपना अलग, ठीक, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी ये तो प्योर है, अब तो ये भी प्योर है, यानी ये भी 100% है, ये भी 100% है, ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर जैसे ये लिवो है, तो ये लाइट अपनी मीन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी, यानी ये लाइट यूं रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये प्योर है, और इधर ये प्योर है तो ये क्लॉकवाइज चले जाएगी, ठीक है, यानी समझ गए, क्योंकि ये तो क्लॉक नहीं, ये उल्टा लिख दिया ना, ये क्लॉकवाइज, तो एक काम करते हैं उल्टा लिख देते हैं, ये तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया लिवो आइसोमर। अरे वो मेरे से ये डायरेक्शन उल्टे बन गया, कंफ्यूजन कर रहे हो तो छोड़ो, ये लो, मैंने ये गलत बनाया, ये ठीक है, तो ये क्या जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये यूं मुड़ेगा, ये क्लॉकवाइज, और ये मुड़ेगा यूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये कैसे हो गया, ये नहीं हुआ, मुझसे गलती हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक, ये यूं जाके ये तो बन गया क्लॉकवाइज, ठीक, और ये जाएगा और ये चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, जब ये प्योर है, अब मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्टिकली प्योर हो गया। तो इस तरह से ये डेक्स्ट्रो और लिवो रेसेमिक मिक्सचर क्या है ये समझ में आ गया आपको, ऑप्टिकली प्योर क्या है, इन ऑप्टिकली प्योर क्या है ये क्लियर हो गया, और ऑप्टिकली इम्प्योर क्या है, यानी मिक्सचर रेसेम मिक्सचर, ठीक है, और डेक्स्ट्रो और लिवो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो मैं आज वाली क्लास ये ओवर करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं SN1 SN2 पढ़ाऊंगा, और उसमें आएगा इन्वर्शन और रिटेंशन, उसमें इन्वर्शन और रिटेंशन भी आ जाएंगे, वो एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, एंड रिटेंशन क्या होता है और इन्वर्शन क्या होता है ये भी नेक्स्ट क्लास में आएगा।
और रेसेमाइजेशन क्या होता है, ये 3 डिटेल में आएंगे। तो स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, मैं थोड़े से आपको डिस्प्ले दे दूंगा ताकि आप नोट्स बना पाएं। तो सब स्टेरियोकेमिकल टर्म्स, अब ये है ना, मैं रीड नहीं करूंगा, वीडियो 1 आवर तक का हो चुका है। तो सब स्टेरियोकेमिकल टर्म्स ये लिखा हुआ है, कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड, बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा हुआ है। इसको पोस्ट करो, ढंग से रीड करो और नोट्स बनाओ। ये देखो, ये जो का जो मैंने पढ़ाया है सारा का सारा लिखा हुआ है। मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और जिन दो जो आपस में जिनकी नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस होती है ना, उनको हम बोलते हैं किरेलिटी। क्या बोलते हैं? किरेलिटी। ठीक है, तो यहाँ जो ये कायरलिटी आ रही ना, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के कन्फिगरेशन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं? इसमें कायरलिटी है, किरेलिटी है। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कायरलिटी शो कर रहा है। मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कायरलिटी शो कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर और राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर सुपर इम्पोज नहीं होता है। तो जब दो चीजें सुपर इम्पोज नहीं हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन एज कायरलिटी। बस ये बताना भूल गया मैं, आप रीड करोगे तो समझ जाओगे। अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ये टॉपिक ठीक है। तो इनेंशियोमर दो तरह के हो गए, डेक्स्ट्रो और लिवो। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इज आल्सो कॉल्ड इनेंशियोमर्स। और ये पोस्ट करके और नोट्स बना लो। ठीक, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनेंशियोमर्स, मतलब इनेंशियोमर्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, हिज इन इक्वल विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। देखो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, उसको अपन रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसेमिक मिक्सचर को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। रेसेमिक मिक्सचर को हम डीएल लिखते हैं या फिर प्लस माइनस लिखते हैं। अगर मेरे पास ये रेसेमिक मिक्सचर है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे, उसको इस तरह से लिखूंगा या इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर, यानी रेसेमिक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो वो चीजें मैं थोड़ी सी देख रहा हूं, उनको छोटे छोटे पॉइंट को रह गए हैं तो रिपीट कर रहा हूं मैं इनको। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिटेंशन और इन्वर्शन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्लास के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पोस्ट करके एडवांस में रीड करके रखना, और फिर पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।